पाकिस्तान के द्वारा ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करी गई। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था किस तरह से ईरान के द्वारा कुछ अटैक्स लॉन्च किए गए थे। अब पाकिस्तान ने उसका जवाब देते हुए यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर कि इस तरह से अटैक चल क्यों रहे हैं। दोस्तों, हुआ है क्या ना कि दरअसल में दोनों के दोनों जो देश हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि सामने वाली कंट्री अपनी टेरिटरी के अंदर टेररिस्ट को एक सेफ हेवन दे रही है। यानी कि सामने वाली कंट्री के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं। स्पेशली जो हम बात करते हैं ना, जो बलोच हैं उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है कि बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। अब देखो, इस तरह की अटैक्स की वजह से दोनों देशों के बीच में चीजें और भी खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान की मिलिट्री ने जो चाबार पोर्ट है उसके बिल्कुल पास में एयर डिफेंस ड्रिल्स भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हों। एक बहुत ही दुख देने वाली खबर हमें यहाँ पे गुजरात से देखने को मिली है, जहां पर एक बोट के पलटने की वजह से 12 बच्चों का और 2 टीचर्स की यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिली है। दरअसल में ये बच्चे और जो टीचर्स हैं पिकनिक मनाने गए थे, पर कहीं ना कहीं एक हादसा हो गया, उससे बोट पलट गई एंड उस वजह से इतनी डेथ्स हमें देखने को मिली है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन नेवी के द्वारा एक वेसल थी, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे मार्शल आइलैंड्स की जो फ्लैग वाली वेसल थी, उसको यहाँ पे मदद पहुंचाई गई है। एक्चुअल में जो रीजन की बात हो रही है ना, ये रीजन है कौन सा? गल्फ ऑफ एडन वाला रीजन। देखो, इसकी ज्योग्राफी मैंने आपको कई बार समझाई है, इस पर्टिकुलर एरिया की किस तरह से अरेबियन सी से आप जाते हुए गल्फ ऑफ एडन हो गया, फिर आप मूव करते हुए अकॉर्डिंगली आप रेड सी की तरफ मूव करते हो। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पिछले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अटैक्स यहाँ पर भी चल ही रहे हैं। यूएस का भी हमने देखा था, हाउथी रेबल्स के द्वारा भी यहाँ पे अटैक्स हमने देखे थे। तो कल क्या हुआ है, कल यहाँ पे मार्शल आइलैंड की जो फ्लैग वाली जो वेसल थी उसके ऊपर भी यहाँ पर उसके द्वारा भी एक कॉल दी गई थी। तो हमारी नेवी डिस्ट्रॉयर जो है ना, आईएनएस विशाखापट्टनम, उसके द्वारा उसकी मदद करी गई है। तो ये कुछ बातें हैं, स्पेशली लोकेशन के पर्सपेक्टिव से ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, डेट है आज की 19 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन। देखो, जो एनएचएआई है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर ना एक नया सिस्टम पुट करने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जाते हो ना, जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप गाड़ी से कहीं से जा रहे हो, लेट से आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है। अब जब दिल्ली से चंडीगढ़ आप जाते हो तो रास्ते में कई जगह पे टोल आते हैं, है ना, एटलीस्ट 3-4 बार तो मुझे बताया टोल आता ही आता है। उन टोल पे कैसे आप टोल पे करते हो? सर, हमारे पास फास्टैग है, हमारी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है फास्टैग, वहां से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी तो टेक्नोलॉजी क्या है, फास्टैग वाली टेक्नोलॉजी। पर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मुझे जाना है 100 किलोमीटर या मुझे जाना है 1 किलोमीटर, टेक्निकली दोनों को टोल तो उतना ही पे करना पड़ रहा है ना। हो सकता है ना, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे टोल प्लाजा है, मैंने यहाँ पे हो सकता है आगे 100 किलोमीटर आगे जाना हो, तो मेरा भी यार मेरे भी 60 रुपए ही कट रहे हैं वहां टोल में। अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1 किलोमीटर जाना हो टोल के आगे, उसके भी सर 60 ही रुपए कट रहे हैं। तो ये बात तो कुछ ठीक नहीं ना है। तो यहाँ पर ना, एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरी बात अगर आप नोटिस करो, हालांकि फास्टैग लगने के बाद थोड़ी जो पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी टोल बूथ प्लाजा के ऊपर, अब वो तो कम हुई है। पर अभी भी स्टिल वी कैन सी कि टोल बूथ्स के ऊपर अभी भी कंजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन। क्या मतलब इस चीज का? देखो, आपकी गाड़ियों में ना जीपीएस सिस्टम्स होगा, उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। उसकी मदद से ना हम ट्रैक करते रहेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस मूव किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक गाड़ी थी, वो मूव करी, उसने सिर्फ 1 किलोमीटर मूव किया ना, तो इसको जो चार्जेस लगेंगे, टोल के जो चार्जेस लगेंगे, इसको कम चार्जेस लगेंगे। ऑन द अदर हैंड, लेट से मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर तक मूव करी, तो मेरे ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, जो टोल के चार्जेस, वो ज्यादा लगेंगे। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर व्हीकल का पूरा ट्रैवल रूट ट्रैक किया जाएगा, जिसकी मदद से हमें पता लग पाएगा कि उसने कितना यूज किया उस पर्टिकुलर सड़क को, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम यहाँ पे चार्जेस लगा सकते हैं। तो अब इससे ना, जो भी आपके टोल बूथ्स होते हैं, टोल प्लाजास होते हैं, ये बिल्कुल हट जाएंगे एक तरह से, जब हम जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। अभी तो आप जानते हो, फास्टैग के अंदर तो हम आरएफआईडी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसकी मदद से आपके गाड़ी के ऊपर जो स्कैनर्स होते हैं उनकी मदद से ऑटोमेटिकली पैसा काट लिया जाता है। ये कब डिटेक्ट होता है? जब व्हीकल्स उस टोल बूथ से पास होते हैं, वहां कैमरा लगा होता है, वो फोटो खींचता है एंड अकॉर्डिंगली वो चीज हो जाती है।
ठीक है ना। तो ये तो होती थी फास्टैग वाली टेक्नोलॉजी जो कि अभी भी चल रही है, पर हम मूव कर रहे हैं इसकी तरफ ताकि ये जो कुछ इश्यूज है ना इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो इसको कैसे वर्क करेंगे, आपकी डिवाइसेस के अंदर, आपकी व्हीकल्स के अंदर जीपीएस डिवाइसेस होंगी, अकॉर्डिंगली लोकेशन डेटा आता रहेगा, आपके कैमरा कैप्चर्स की मदद से ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट रिकॉग्निशन हो जाएगा, एंड ये सारी चीजें ना कनेक्टेड होंगी आपस में आपके बैंक अकाउंट और बाकी चीजों के साथ। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क कर पाएंगी। हालांकि कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हो सकता है कि आपकी जो प्लेट्स वगैरह हैं, नंबर प्लेट वगैरह, वो बहुत क्लियरली ना दिखें। कई बार हो सकता है फॉग वगैरह हो, जैसे आजकल दिल्ली में चल भी रहा है। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। बट डेफिनेटली हमारा कोशिश है कि एक तो यार हमारे व्हीकल्स कहीं रुके ना, डायरेक्टली मूव करते रहें, अकॉर्डिंगली जितना पैसा होगा वो अकॉर्डिंगली पे कर देंगे, उतना पैसा उनका कट जाएगा। और दूसरी चीज, जो फास्टैग के कुछ इश्यूज आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे इस मेथड से रिजॉल्व कर पाएंगे। ऊपर से ना ये वाली चीजें पता क्या होगा, जब हैवियर व्हीकल होंगे अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ज्यादा चार्जेस लगेंगे, जो कि अभी भी होता है। वो तो जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर कम चार्जेस लगते हैं, पर वो सारी चीजें हमें पता लगती रहेंगी। एंड अकॉर्डिंगली रोड्स के ऊपर जो खराब हो रही है रोड्स, तो हमें उसको भी हम यहाँ पे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कितने व्हीकल्स वहां से मूव किए। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअल में किसने कितना यूज किया उसके हिसाब से यहाँ पे आप टोल पे करोगे। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली नोटिस करो, अब सड़क कोई बंदा यूज करता है तो सड़क खराब तो होती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, तो जिसने ज्यादा सड़क यूज करी उसके ऊपर ज्यादा चार्जेस लगने चाहिए ना, जिसने कम करी उसको कम। तो इसको बोलते हैं जीपीएस बेस्ड टोल कनेक्शन। तो आने वाले समय के अंदर हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा एनएचएआई का यहाँ पे मानना है कि ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रायल्स ऑफ ह्यूमन वैक्सीन फॉर नीपा वायरस। देखो पहले तो नीपा समझो कि नीपा होता क्या है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना नीपा वायरस की, तो दरअसल में ये 1998 के अंदर सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन पिग फार्मर्स। दरअसल में ना नीपा क्या है, नीपा एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो एनिमल्स है उनसे हमारे ह्यूमंस के अंदर फैल सकती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं पिग फार्मर्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो पिग फार्मर्स हैं कहीं ना कहीं पिग्स के कांटेक्ट में आते होंगे, कुछ एक्सपोजर होता होगा, उनके टिश्यूज या उनके सेक्रीशंस के साथ आए होंगे, इस वजह से उनके अंदर भी इस तरह से नीपा वायरस आ गया होगा, फिर वो अकॉर्डिंगली बीमार हो गए। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ना केरला के अंदर हर साल ही नीपा वायरस आता है, ऑलमोस्ट हर साल। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डेट पाम जूस पी लिया, जो कच्चा डेट पाम होता है उसका जूस पी लिया, उस वजह से तो ये सारे कुछ कारण रहते हैं। एक्चुअली रीजन इसका ये फ्रूट्स वाला पता क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना जो हमारे फ्रूट्स होते हैं कुछ, उनके अंतर्गत भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स जो होते हैं ना, वाज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन केरला। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि यहाँ पर हमें विद रिगार्ड्स टू इसके पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फ्रूट बैट्स होते हैं ना, एक्चुअली उन्होंने इन्फेक्ट किया होता है इन फ्रूट्स को, एंड जब हम उसका जूस वगैरह पीते हैं अकॉर्डिंगली हमें भी वो चीज़ हो जाती है उन फ्रूट्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। आउटब्रेक्स हमें एशिया के अंदर देखने को मिले, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया केरला के अंदर तो ये चीज़ होती ही होती है। ऑलमोस्ट हर साल हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से आप नोटिस कर पाओगे कई बार तो हमें जो इन्फेक्शन होती है उस वजह से कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हमें ये चीज़ हो रखी है। कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार हमें इंसेफ्लाइटिस देखने को मिलता है, जैसे कि होता है ना ब्रेन पूरा स्वेल कर जाता है, ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है पूरी, वो चीज़ भी देखने को मिलती है। फिर कई बार इंसान कोमा में भी चला जाता है, एंड कई बार उनकी डेथ भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक चीज और, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है नीपा का? आंसर इज यस। नीपा का अगर हम बात करें, जो सिलीगुड़ी है हमारा, वहां पर 75% ऑफ केसेस की बात करें ना, तो हमें हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था। तो टेस्ट कौन से इसके लिए यूज किए जाते हैं? आपका जो आरटीपीसीआर, दैट इज रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से हम इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। एंड उसी तरह से हम एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब एंटीजन एंटर हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारी एंटीबॉडीज बनेंगी, तो उन एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द अलीसा मेथड, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, आज के समय कोई ड्रग्स या कोई वैक्सीन नहीं है नीपा वायरस के रिगार्डिंग, और डब्ल्यूएचओ ने इसको एज अ प्रायोरिटी डिजीज भी डिक्लेयर किया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्रायोरिटी डिजीज क्या है जो डब्ल्यूएचओ ने दे रखी है? देखो जब हम बात करते हैं ना प्रायोरिटी डिजीज की, दरअसल में डब्ल्यूएचओ कुछ ऐसी डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर चुका है जो हाँ हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर एक पेंडेमिक बन पाए। समझ पा रहे हो इस बात की? जैसे फॉर एग्जांपल कोविड 19 था, तो हमें देखा किस तरह से पेंडेमिक बन पाया।
ठीक है ना। तो इस तरह से WHO ने कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे डिजीज को आइडेंटिफाई किया है जो यहाँ पर इस तरह से जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जैसे इबोला वायरस हो गया, सार्स हो गया, नीपा हो गया, रिफ्ट वैली फीवर, जीका, डिजीज एक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक बार। ये कोई डिजीज जो फ्यूचर में आ सकती है उसको यहाँ पे बात करी गई है डिजीज एक्स के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि हमारे एक वैक्सीन हम बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो उसके फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है आपकी यूके के अंदर, वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। क्या नाम दिया गया इस वैक्सीन का? CHADOX1, ये नीपा बी वैक्सीन। ठीक है ना। तो ये वैक्सीन आपको पता होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करती है? ये सर्टेन प्लेटफॉर्म जो कि कोविड-19 वैक्सीन के टाइम भी इसको यहाँ पे यूज किया गया था। तो इस ट्रायल्स के अंदर यहाँ पे जो 18 से 55 साल के लोग हैं उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि वैक्सीन कितनी कारगर होती है। फिर अकॉर्डिंगली अगर सक्सेसफुल होगी तो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पुनगनूर ब्रीड। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन कैटल को? यस सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मेजॉरिटी आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ना वहां पे गए थे, तो इन पर्टिकुलर ब्रीड को यहाँ पे उन्होंने खाना खिलाया, इस पर्टिकुलर काउस को। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो ब्रीड है ना बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। तो बिल्कुल बेसिक इसके बारे में जानेंगे। ध्यान रखना, ये ना दुनिया की सबसे छोटी हम्प्ड कैटल मानी जाती है। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैपिटल। ये आप देख पाओगे, इसका हम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैपिटल दुनिया की देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है? सर ये मिलती कई जगह है, पर मेजरली आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पर ना दरअसल में आप नोटिस करना, जब हम बात करते हैं ब्रीड्स की, तो ब्रीड्स के अंदर एक तो होती है आपकी जो होती है प्योर ब्रीड कैटेगरी, और दूसरी ब्रीड होती है आपकी जो ग्रेडेड कैटेगरी। क्या मतलब होता है? देखो, जब मैं बात करता हूँ ना प्योर ब्रीड की, इसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर मान लो एक एनिमल है, उसकी आपने लीनिएज को देखना हो। लीनिएज मतलब कि उसके फादर फोर फादर कौन कौन है, इस तरह से कहाँ से आए हैं वो, उसका सब कुछ का ट्रेस करना होता है ना, तो उसकी इंसेस्ट्री ट्रेस करी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ ग्रेडेड की, तो यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ ब्रीड्स हमें देखने को मिलता है, तो हमें नहीं पता लगता कि वो कहाँ से आई है एक्चुअल में ब्रीड। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन होती है प्योर ब्रीड और ग्रेडेड कैटेगरी के अंदर। चाहे आप प्योर ब्रीड की बात करो चाहे ग्रेडेड की बात करो, मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश के अंदर ही, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड कर्नाटका। ठीक है ना। ओवरऑल की अगर हम बात करें, तो अगर आप नोटिस करोगे टोटल यहाँ पे 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के हिसाब से 13,275 के करीब करीब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है, जिसमें से लगभग 10,000 प्योर है एंड बाकी की जो 3,000 समथिंग है वो आपको ग्रेडेड कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने काफी काम किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट है इनके यहाँ पे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे फंड सैंक्शन किए थे, ताकि पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे गोकुल ग्राम को स्टैब्लिश किया जाए, ताकि इनको प्रोटेक्ट हम यहाँ पे कर पाए। उसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पे एक नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर भी है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसको कंजर्व करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। देखो, जब हम बात करते हैं ना पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम देखो अपने आप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हमें ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है हम क्या करते हैं उसको मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी एक मैसिव डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर, राइट। पर हम चाहते हैं यार किसी भी तरह की दुनिया में अगर ऑयल डिसरप्शन हो ना, तो इंडिया उस ऑयल डिसरप्शन को मैनेज कर पाए। कल को जैसे मान लो कहीं पे लड़ाई हो जाती है या कुछ और हो जाता है, उस वजह से दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑयल की डिसरप्शन हो सकती है कि शायद हमें ऑयल मिले ही ना। तो ऐसे समय के ऊपर अगर हमने हमारे पास कोई प्रॉपर स्टोरेज होगा जहां पर हमने अच्छा खासा तेल स्टोर करके रखा होगा, तो हमारे लिए वो चीज बेनिफिट करेगी। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ताकि ना हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए। तो हमारी सरकार के पास ना यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, आपका जो विशाखापट्टनम आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसी तरह से मैंगलोर आपको देखने को मिलता है कर्नाटका के अंदर, आपको पदूर देखने को मिलता है ये भी कर्नाटका के अंदर। यहाँ पर हमने एसपीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पे बनाए हुए हैं। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और बनाने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये चंदीखोल है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर, वहां पर हम और एक्सटेंड कर रहे हैं। आपका पदूर के अंदर जो था ना उसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जा रही है कर्नाटका के अंदर ही, ताकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और भी मेंटेन कर पाए। जो 23rd स्टैंडिंग कमेटी थी ना, उसने यही रिकमेंड किया है कि हमें नए नए ऑप्शंस और खोजने होंगे, ताकि एसपीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम यहाँ पे अपने देश के अंदर यहाँ पर बढ़ा पाए। ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे हमारी अलग अलग लोकेशंस के ऊपर है। ठीक है, हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं, 15 से 20 दिन की एडिशनल कैपेसिटी हम यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप और नोटिस करोगे, ठीक है ना, कितनी हमारी डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के हिसाब से। जैसे
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात माने ना, तो हमारी जो डिपेंडेंसी होगी या फिर हमारी जो क्रूड ऑयल डिमांड होगी वो लगभग 8.7 मिलियन बैरल्स अ डे तक पहुंच जाएगी बाय 2040, और 90% हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी होगी। तो ऐसे टाइम के ऊपर हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर स्टोरेज इन चीज़ों का, ताकि कुछ भी इश्यूज आए हम उनको यहाँ पे मैनेज कर पाएं। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया की अगर हम बात करें तो 5.33 मिलियन स्टोरेज टन हमारी एग्जिस्टिंग स्टोरेज है, जो कि लगभग 10 दिन का हमारी नेशनल डिमांड को मीट कर सकती है, 9 से 10 दिन का। ठीक है ना? तो करंटली की अगर एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसका ही ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? ISPRL, दैट इज इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की, विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नो राइट टू रेजिडेंस फॉर फॉरेनर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली हाई कोर्ट। दरअसल में ना एक बांग्लादेश का एक पर्सन था, ठीक है, वो इंडिया में काफी टाइम से रह रहा था। उसने काफी सारे रिट्स वगैरह यहाँ पे फाइल करी थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि आपके पास राइट टू रिसाइड इन इंडिया एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है कि राइट टू रिसाइड फॉर फॉरेनर्स इन इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 1955 के एक जजमेंट का हवाला दिया, जहां पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऑलरेडी बोली हुई है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेनर को वो एक्सपेल कर सकती है। ठीक है ना? उसके साथ ही साथ आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो फॉरेनर्स के लिए जो राइट है ना वो लिमिटेड है। ठीक है ना? तो आप नोटिस करोगे कि हमारे पास फॉरेनर्स को भी हमने राइट बहुत सारे दिए हुए हैं, पर राइट टू रेजिडेंस फॉर फॉरेनर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना? तो लीगल राइट्स की बात करें फॉरेनर्स के लिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 का, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, यहाँ पर ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, फॉरेनर्स कब आएंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे वो एग्जिट होंगे, ये सारी चीजें। साथ ही साथ इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि किस तरह से इनकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, या फिर एसोसिएशंस नहीं ये बना सकते। एट द सेम टाइम हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, इनको इम्प्रिजन किया जा सकता है, कन्फाइनमेंट की जा सकती है, एक्सपेल किया जा सकता है इंडिया से। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर्स यहाँ पे देती हैं। उसके साथ ही आपका 1920 का पासपोर्ट एक्ट हो गया, फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे डिपोर्ट कर सकते हैं। तो दरअसल में ना, क्योंकि इसने रिट लगाई थी इस पर्सन ने, तो थोड़ा सा हमें रिट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते होंगे कि रिट्स हमारे आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिल जाती है, फंडामेंटल राइट ही है एक तरह से। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो 5 तरह की रिट्स होती हैं, जैसे एक होती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है ना? तो जो भी ध्यान रखना, तो इस पर्टिकुलर रिट की मदद से जो कोर्ट होता है वो डायरेक्ट करता है कि जिसको भी डिटेन किया गया है उसको सामने लेकर आया जाए। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये पब्लिक के अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी एंड इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी यहाँ पे इशू करी जा सकती है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि कोई बंदा अगर मान से कोई काम नहीं कर रहा, अपनी लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे हम इशू कर सकते हैं, विच कैन बी अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल, इंफीरियर कोर्ट या फिर गवर्नमेंट। उसी तरह से दो चीजें होती हैं, एक होती है सर्श्योरी और एक होती है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के थ्रू क्या होता है, एक कोई कोर्ट होता है जो कि आपके लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट करता है ऐसा कुछ करने से जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी सर्जरी होती है वो क्यूरेटिव इन एक्शन होती है, जहां पर आप नोटिस करोगे कि मान लो किसी ने कुछ अपना जजमेंट दे दिया, जैसे ट्रिब्यूनल हो गया, किसी लोअर कोर्ट ने दे दिया, तो वहां पर उसको ठीक करने के लिए सर्श्योरी का रिट की यूज करी जा सकती है। आखिरी जो रिट होती है दैट इज क्यो वारंटो, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर मान लो किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा ऑफिस होल्ड किया गया है जो कि उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तो वहां पर आपकी क्यू वारंटो रिट यहाँ पे काम आ जाती है। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। कल मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक होमवर्क भी दिया था, जैसे ये था इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन को अवेलेबल हैं और फॉरनर्स को नहीं है। देखो, इसका तरीका ना याद करने का यही है कि आपके जैसे आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 16 की आप बात कर लो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये आपके फंडामेंटल राइट के अंदर टोटल 5 ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिटीजन आपके सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को आपके अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एजुकेशन राइट, एंड उसके साथ ही साथ ये आपके 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दरअसल में जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये वाला फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो फोर्थ यहाँ पे गलत है, पहले 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा ना कुछ और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस के अंदर वोट करना टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फॉरेनर्स नहीं यूज कर सकते।
आपको पार्लियामेंट के लिए आपने लड़ना हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लड़ना हो, उसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स बनना है, तो उसके लिए भी आप फॉरेनर नहीं हो सकते। यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क रहेगा ये कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर मुझे आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। नाउरू की बात करूं तो इंडियन ओशन के अंदर नहीं, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। एक्सरसाइज अयोध्या की बात करें तो ये इंडिया और यूएस नेवी के बीच नहीं, ये आपकी मैंने बताया था थाईलैंड के साथ होती है, तो ये सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थिरुवल्लुवर की बात करें तो ये बात यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस भी किया था। मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग भी होमवर्क था, तो पहला तो हमने देख ही लिया। ठीक है, ये इंडिया यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, तो हाँ इंडिया और थाईलैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सालबैक्स की बात करें तो बिल्कुल ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, ये भी इंडिया और यूएसए के साथ ही है। इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी यहाँ पे इसको करती है। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होता है? ये भी आपका इंडिया और मंगोलिया के अंदर ही होता है। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो दरअसल में तीनों के तीनों पेयर्स यहाँ पे बिल्कुल आपके करेक्ट बन जाएंगे। राइट, इसके अलावा आज का और क्या होमवर्क रहेगा? आज का एक होमवर्क रहेगा जहां पर एक साइड मैंने आपके लिए कुछ स्पीशीज यहाँ पे लिखी हुई हैं और सामने उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। जस्ट टू इंश्योर कि आपको कितनी चीजें याद हैं, एक बार कोशिश करना। हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, एशियाटिक लॉयन और स्लो निपर तो मल्टीपल टाइम्स हमने रिवाइज कर रखा है। ठीक है, और एक होमवर्क आपका रहेगा निपा वायरस के रिगार्डिंग। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।